नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब लोकसभा में पेश किया गया, चर्चा हुई, तो उस दौरान खूब हंगामा मचा और आखिरकार 15 घंटे लोकसभा चली और फिर पास भी हुआ बिल। राज्यसभा पहुंचा तो राज्यसभा में भी वही हंगामा विरोधी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अमित शाह हर एक को जवाब दे रहे हैं। अब इस पूरे कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी का मौजूद न रहना और उनका बोलना जो वक्फ बिल पर बिल्कुल नहीं हुआ, ना प्रियंका गांधी का, तमाम तरीके के राजनीतिक सवाल हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इतना लंबा आप लोगों ने लोकसभा को चला दिया कि राहुल गांधी बैठे बैठे उब गए। देखिए, हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में यकीन रखते हैं, संवाद में यकीन रखते हैं। अगर विपक्ष के मन में किसी प्रकार का कोई शंका है तो उस शंका का समाधान करने में यकीन रखते हैं। इसलिए हमने इस पूरे अवसर को उनको दिया। 8 घंटे जो चर्चा के लिए तय थे, उसमें लगभग 4 घंटे की और बढ़ोतरी। हम मिडनाइट से ज्यादा समय तक हम चर्चा करते रहे और पूरी दुनिया देख रही होगी कि भारत कितना परिपक्व लोकतंत्र है, जहां विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ बैठा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि प्रतिपक्ष सवाल तो पूछता है, लेकिन जवाब सुनने का मादा नहीं रखता, तर्कपूर्ण तरीके से बहस नहीं करना चाहता है, एक भ्रम उत्पन्न करके रखना चाहता है अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर। मजहबी वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके आधार पर वो लगातार एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सच ये है कि देश के हित में, विशेष करके मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में यह बिल बहुत आवश्यक था, यह समय की मांग थी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, जेपीसी की 38 टाइम्स मीटिंग हुई है, 38 बार जेपीसी बैठी है, सभी हितधारकों के साथ, जो इसमें हितग्राही हैं, जो इसमें आवश्यक पक्ष हैं, उन सबके साथ संवाद करके, उन सबके सुझावों को स्वीकार करते हुए जेपीसी की जो फाइंडिंग्स आई हैं, उनको सरकार ने स्वीकार किया और अब इस रूप में बिल सामने है, जो बिल अब कानून बनते हुए देश को दिखाई पड़ेगा। अगर सब कुछ स्वीकार किया, विरोधियों की बात मानी, तो फिर ओवैसी ने बिल क्यों फाड़ दिया सदन में? राकेश जी, देखिए, ओवैसी की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष का विरोध करने के लिए अंध विरोध तय कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह देना कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे नेता हैं, तो ओवैसी साहब इस बात को खारिज करने के लिए खड़े हो उठेंगे कि नहीं नहीं, मैं अच्छा नेता बिल्कुल नहीं हूं, मैं मुसलमानों की बिल्कुल बेहतरी के लिए काम नहीं करता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि तथ्यात्मक विरोध नहीं करना है, तर्कपूर्ण विरोध नहीं करना है। हम बार बार ये पूछते रहे कि इस वक्त के संशोधन को लेकर के आपकी आपत्ति क्या है। जेपीसी की मीटिंग में भी जानबूझ करके इन लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया, वहां भी तथ्यात्मक चर्चा नहीं की। जो सुझाव तथ्यात्मक तौर पर आए, उन 3 सुझावों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया, जेपीसी ने स्वीकार किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि तथ्यात्मक चर्चा नहीं करना चाहते, जानबूझ करके केवल झूठ फैलाना और कैसे लोगों को बरगलाने का प्रयास करना। नहीं, परेशानियां उन लोगों ने बताई, परेशानियां बताई कि इस बिल से दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, जमीन, संपत्ति हड़प लेंगे बीजेपी वाले। ये बिल्कुल झूठ है, ये पूरी तरह से झूठ है। हमने सदन के पटल पर देश के गृह मंत्री जी ने और मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात को स्पष्ट तौर पर बारंबार दोहराया है कि ये जमीन छीनने का कानून नहीं है, बल्कि जमीन जो लूटी जा रही है उसको रोकने का कानून है। जो मनमाने पूर्ण तरीके से वक्फ जिस पर उंगली रख देता था, वो जमीन वक्फ की घोषित हो जाती थी, बिना किसी कागज के, बिना किसी सुनवाई के, और किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं मिलेगी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कहीं पालन नहीं होगा। हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए कानून की अपेक्षा कर रहे थे और हम उस कानून को लेकर के आगे बढ़े हैं। ये झूठ विपक्ष वैसे ही फैला रहा है जैसा झूठ इन्होंने सीए कानून के समय में फैलाया था। इन्होंने कहा था कि सीए लागू होगा तो देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि सीए देश में लागू हो चुका है, कितने देश के मुसलमानों की नागरिकता गई? इनके झूठ की पोल ऐसे ही खुलती रहेगी। ये वक्फ को लेकर के भी जो झूठ फैला रहे हैं, आने वाले महीनों में ये झूठ कैसे बेनकाब होगा, ये जनता के बीच में कैसे खुल जाएगा, आने वाले समय में अपने आप विस्थापित हो जाएगा। लेकिन राकेश जी, कुछ बदलाव बहुत अंतिम वक्त में हुए, विरोधियों को भी नहीं पता थे, जेपीसी में जो थे उनको भी नहीं पता थे, ऐसे आरोप लगे जैसे कि आदिवासियों की जमीन पर अब वक्फ बोर्ड दावा ही नहीं ठोक सकता है। वक्फ तो स्पष्ट तौर पर इसके मूल भावना को समझिए। वक्फ कौन कर सकता है? वो व्यक्ति जो इस्लामी प्रैक्टिस कर रहा हो,
वही केवल वक्फ कर सकता है, और वक्फ अपनी जमीन का कर सकता है। अब वैसे भी किसी दूसरी की जमीन, किसी आदिवासी हो, किसी दलित हो, किसी हिंदू हो, किसी गैर इस्लामिक व्यक्ति की जमीन का तो आप वक्फ वैसे भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी सरकारी जमीन को वक्फ नहीं कर सकते हैं। वक्फ तो केवल जज्ब की हुई जमीन, जो आपकी अपनी जमीन है, जिसका मालिकाना हक गैर विवादित है, ऐसी जमीन को आप वक्फ में दान कर सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि अब तक कानून ये कहता रहा कि जहां पर भी इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जहां कहीं भी नमाज पढ़ी जाती है, या जहां कहीं किसी भी जमीन पर किसी भी स्थिति में मस्जिद विराजमान है, ऐसी जमीन सब वक्फ की हो जाएंगी। ये मनमाना पूर्ण है। आप कहीं पर भी रात अंधेरे मस्जिद तामीर कर दीजिए और उसके बाद कह दीजिए कि जमीन वक्फ की हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है। उस जमीन का मालिकाना हक देश के मौजूदा कानूनों के तहत हमेशा तय किया जाएगा। लेकिन अखिलेश और डिंपल कह रहे हैं इससे आम जनता को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, क्यों बेवजह को देश को लड़ाने के लिए आप लोग ये बिल पेश कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं? ऐसा क्या अखिलेश यादव जी के जो खैरख्वाह चंद मुल्ला मौलवी कठमुल्ले हैं, उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव जी के मन की पीड़ा आ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव जी की भी शायद उसमें कुछ हिस्सेदारी हो। देश के सामान्य मुसलमान के लिए तो निश्चित तौर पर वक्फ के ये अब तक का जो कानून है, ये उनके लिए काला कानून रहा है। देश के सामान्य मुसलमान, विशेष करके पसमंदा मुसलमान, विशेष करके जो आगा खान मुसलमान है, जो वोहरा समाज का मुसलमान है, और मुस्लिम महिलाएं जिनकी इसमें पूरी तरह से भागीदारी नहीं थी, जिनके हितों की इसमें उपेक्षा की अब तक, अब उनको अवसर मिलने वाला है। लेकिन ये बातें अभी भी उनको नागवार गुजरती हैं। जो मुस्लिम वर्ग में हमेशा महिलाओं को दलित करना चाहते हैं, उनको दरकिनार करके रखना चाहते हैं, उनके अधिकारों की कभी सुरक्षा नहीं होने देना चाहते, नारी गरिमा के हमेशा जो खिलाफ रहते हैं, वही कठमुल्ले मुल्ला मौलवी इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। बाकी पूरा मुस्लिम समाज इसको स्वीकार कर रहा है। विरोध इस स्तर पर हो रहा है कि कहा जा रहा है कि आज टैरिफ लगाई ट्रंप ने भारत पर, और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ये बिल पेश कर दिया, पास करवा लिया आप लोगों ने। संजय राउत कह रहे हैं, राज्यसभा में कह रहे हैं। इस बिल की शुरुआत, इस बिल पर काम तो तब से शुरू हुआ था जब ट्रंप राष्ट्रपति भी नहीं बने थे। इसलिए ऐसी बात कहने वाले लोगों के मानसिक दिवालियेपन को समझिए कि उनकी राजनीतिक समझ किस स्तर की है। जेपीसी की 38 मीटिंगें जब हो रही थी, तब ट्रंप ने कई टैरिफ की बातचीत कहा थी। तब क्या ट्रंप राष्ट्रपति थे उस समय? ये बातें ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके पास क्या सेंस ही नहीं रह गया है। राजनीति में जो मन में आएगा, जो मुंह में आएगा बोल देंगे। ये बहुत सोच समझ करके, बहुत योजना के साथ, बहुत विचार मंथन के बाद, बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चिंतन मनन के बाद ये वक्फ के संशोधन पेश किए गए हैं, और इस पर एक लंबी बहस हुई है, और अभी भी बहस राज्यसभा में आज जारी है। हम इस पूरे मामले को लेकर के कोई हरीबरी में नहीं है, जल्दबाजी में नहीं है, पूरा ठोक ठाक करके, पूरा विचार करके, विस्तार के साथ चर्चा की है, और उसके बाद ये कानून लेकर के आए। अच्छा राकेश जी, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। कहा यह भी जा रहा है कि विपक्ष खुद ही चाहता था कि चलो पेश हो जाए, बस थोड़ा बहुत माहौल बना लो, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। इसीलिए ना राहुल बोले, ना प्रियंका बोली, ना डिंपल बोली, ना ही अखिलेश यादव उस तरीके से मुखर होकर बोले। उन्होंने योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष और पता नहीं क्या क्या बात कर ली, इस पर नहीं बोल रहे थे। ये लोग भी चाहते थे क्या हो ही जाए पास। नहीं, वास्तविकता में कोई तथ्य नहीं बोलने के लिए। आखिरकार बोले तो बोले, क्या बोलेंगे? मुंह खोले तो आखिरकार क्या बोलेंगे? उनके पास कोई तथ्य हो, कोई तर्क हो, तब तो बोले। इसीलिए अखिलेश यादव जब खड़े होते हैं तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के देश के संसद में बात करने लगते हैं, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं कि देश के मुसलमान तो एकजुट हैं, मुसलमानों के भीतर कोई विभाजन नहीं है। क्या मुसलमानों के भीतर उनको शिया सुन्नी नहीं दिखाई देते? क्या मुसलमानों के भीतर 72 फिरके नहीं दिखाई देते? क्या मुसलमानों के भीतर पसमंदा और आपको सैयद शेख पठान नहीं दिखाई देते हैं? मुसलमानों के भीतर जो भिस्ती समाज है, जो जुलाहा समाज है, क्या आप वो दिखाई नहीं पड़ता है? मुसलमानों के भीतर भी जातियां हैं, मुसलमानों के भीतर भी भेदभाव है, लेकिन वो देखना नहीं चाहते हैं। वो मुसलमानों को एकजुट वोट बैंक में देखते हैं, और कैसे बेशर्मी के साथ कहते हैं कि पीडीए जो है विभाजन करने का काम करेगा, हिंदुओं के भीतर जब यूपी की राजनीति की बात करते हैं राकेश जी, तो अब की जवाब भी मिल गया अमित शाह की तरफ से। तमाम विरोधी नेताओं ने कहा कि आप बहुत गृहमंत्री जी बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पे आप नहीं बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेंगे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया सदन से, वो तीसरी बार भी रिपीट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश के आप जर्रे जर्रे से पूछिए। उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा इस बात की आवाज की गवाही देगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अविस्मरणीय काम करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों को पंख लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश जो अंधेरे में डूबा रहता था, उसको उजाले से रोशन करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज चतुर्दिक विकास करने का काम किया है। यह सैफई का या बादलपुर का विकास सेलेक्टिव विकास नहीं है, ये कॉस्मेटिक विकास नहीं है, बल्कि सर्वांगीण विकास है। उत्तर प्रदेश की पहचान को हमने बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना को हमने जगाने का काम किया है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की आभा को, उत्तर प्रदेश की चमक को, उत्तर प्रदेश की दमक को आज पूरी दुनिया बहुत आश्चर्य के
साथ देख रही है कि कैसे 66 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में आते हैं और स्नान करके चले जाते हैं, किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है इस तरह की, जिससे कहीं कोई बड़े सवाल खड़े होते हो। मुझे लगता है ठीक कि है। योगी आदित्यनाथ ने अपने काम के आधार पर लोगों को दिल के जीता है। ठीक है, आखिरी सवाल राकेश जी, वक्फ संशोधन बिल की तो खूब चर्चा हुई, लेकिन अमित शाह ने जिक्र किया कि 2 किलो चावल 5 किलो आटे में जो कन्वर्जन हो रहा है आने वाले वक्त में उस पर प्रहार होगा, अवैध कन्वर्जन जो हो रहा है। तो क्या ये मान लें कि एक और बिल आने की तैयारी है कन्वर्जन को रोकने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट बिल्कुल स्ट्रांग है। हम सत्ता में कोई सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए एक साधन है, उस लंबी साधना का, जिसमें हम सबको एक विश्वास दिला सके कि लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, किसी को तलवार की नोक पर या किसी को लोभ लालच के आधार पर मत से परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। जिसको जो प्रैक्टिस करनी हो वो अपने बिलीफ के आधार पर अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस करे, लेकिन कोई मतांतरण करने का प्रयास करेगा, धर्मांतरण करने का प्रयास करेगा तो एक कठोर कानून के द्वारा निश्चित तौर पर उनको रोका जाना चाहिए। और इस तरह का कोई कानून अगर आता है तो मुझे लगता है उसको लेकर कोई विस्मय आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। बाकी दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी बताएं जरूर, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।